नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय एजुकेबल यूट्यूब चैनल। मैं रजनीश। आज मैं आप लोगों से सत्ता की साझेदारी टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं। सत्ता की साझेदारी टॉपिक से संबंधित बेल्जियम और श्रीलंका की जो समस्याएं थी उसे अलग से कवर किया गया है तथा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो सत्ता की साझेदारी टॉपिक को अगले भाग का मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? तो इसके लिए दो तर्क दिए जाते हैं। एक, राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना। दूसरा तर्क दिया जाता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। तो सत्ता की साझेदारी में राजनीतिक स्थिरता कैसे बनाया जाएगा? तो इसके लिए बेल्जियम और श्रीलंका पे की समस्याओं को हम लोग देखते हैं। तो बेल्जियम की समस्या क्या थी कि सत्ता की साझेदारी नहीं होने पर वहाँ गृह युद्ध का माहौल बना, पर उन लोगों ने सूझबूझ का अच्छा परिचय देते हुए क्या किया कि सत्ता के साझेदारी के लिए सभी लोग आपस में बैठकर इस पे डिस्कस किया और 4 संविधान संशोधन किए और गृह युद्ध से अपने आप को बचा लिया। इसका कहने का अर्थ है कि राजनीतिक अस्थिरता को अपने यहाँ बनने नहीं दिया। दूसरी तरफ श्रीलंका ऐसी सूझबूझ को परिचय न दिया और साथ में वो क्या हुआ कि उसके यहाँ गृह युद्ध छिड़ गया और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। तो कहा जाता है कि पहला जो तर्क दिया गया है उसमें कहा गया है कि बहुसंख्यक समुदाय की जो इच्छा होती है उसको अल्पसंख्यक लोगों पे नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि यह कुछ समय के लिए तो अच्छा होता है लेकिन बाद में क्या होता है कि देश की अखंडता और एकता को बर्बाद कर देता है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए ठीक माना जाता है कि कहा गया है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है और वैध सरकार वही होगा जो जिसमें सभी समूह के लोग भाग लेंगे। एक तर्क को युक्तिपरक तर्क और दूसरे तर्क को नैतिक तर्क कहा गया है। और नैतिक तर्क क्या है? तो अंतर्भूत, मतलब कि सत्ता की साझेदारी का जो विशेषता है उसको डीपली समझाता है और युक्तिपरक तर्क जो है परिणाम को तुरंत देखता है। तो ये दोनों तर्क लोकतंत्र के सत्ता की साझेदारी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब खलील की समस्या को देखते हैं। खलील लेबनान का एक नागरिक है जिसके माता पिता अलग धर्म से आते हैं और साथ में लेबनान में 2 धर्म के लोग हैं, जैसे कि एक मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम यहाँ पे शिया और सुन्नी है, और ईसाई ऑर्थोडॉक्स है और मैरोनाइट कैथोलिक है। तो खलील के माता पिता जो हैं, जो खलील का पिता जो है ऑर्थोडॉक्स समूह से आता है और उसकी माता सुन्नी मुसलमान हैं। और लेबनान में एक दूसरे से धर्म के लिए ये लोग हमेशा लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, जो वहाँ एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करती है। लेकिन गृह युद्ध के बाद क्या हुआ कि लेबनान के जितने भी नेता थे उन्होंने डिस्कस किया और एक ऐसा तर्क निकाला जिससे कि यहाँ शांति बहाल हो सके, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक होगा और प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान होगा, उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई होगा तथा शिया मुसलमान को संसद अध्यक्ष का पद दिया गया। और एक समझौता और किया गया कि ईसाई जो है लेबनान के, वो कभी फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे तथा जो लेबनान के मुसलमान हैं वह कभी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग को नहीं उठाएंगे। यह पहले वाली व्यवस्था से अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन खलील को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो धर्म को नहीं मानता है उसे ऊंचे पद पर जाना हो तो इस व्यवस्था में वो कैसे जाएगा। तो यह इसकी उलझन थी। लेकिन यह सोचता था कि और देश में जहां लोकतंत्र है वहां एक चुनाव की प्रक्रिया है, जो लेबनान में होता तो बात कुछ और होती और यहाँ सभी लोग चाहे जो लोग चाहते कि मुझे अच्छे पद पे जाना है या इन चारों धर्म से जो अलग है उनके लिए क्या यहाँ राजनीति में भाग लेना संभव है, तो ऐसा चुनाव के माध्यम से होता। यह खलील की समस्या थी। सत्ता की साझेदारी के रूप, तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा कभी भी नहीं किया जा सकता है, तो इसी के विरुद्ध में सत्ता की साझेदारी के विचार को लाया गया। पुराने समय के लोग जो थे या सत्ता की साझेदारी जैसे बातों से पहले जो लोग थे वह चाहते थे कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में हो जो निर्णय तुरंत ले सके। उनका मानना था कि सत्ता अगर
अधिक व्यक्तियों के पास होगा तो निर्णय लेने में दिक्कतें आएंगी तथा निर्णय देर से लिया जाएगा। इसीलिए क्या है कि वो लोग सत्ता की साझेदारी का खंडन करते थे। लेकिन लोकतंत्र में क्या है कि शक्ति की स्रोत जनता है और जनता सभी धर्म, सभी जाति और समूह से आते हैं और इन लोगों को सत्ता की सहभागिता में देना आवश्यक है। इसके लिए 4 तरह के तथ्यों को देखा जाता है कि सत्ता की साझेदारी किस प्रकार हो। तो एक है शासन का संचालन। तो शासन का संचालन सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा किया जाता है। जैसे क्या है, एक ही स्तर पर रह के सरकार के अंगों द्वारा शासन चलाया जाता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस तरह के व्यवस्था को क्षैतिज साझेदारी या क्षैतिज बंटवारा कहा जाता है। इस व्यवस्था में संस्थाएं एक ही स्तर पर रहकर काम करती है तथा एक दूसरे पर अंकुश लगाती हैं। कार्यपालिका और विधायिका पर न्यायपालिका द्वारा बार बार अंकुश लगाया जाता है, जिसे कहा जाता है नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। अब क्या है कि दूसरा कहता है कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। इसका कहने का मतलब क्या है कि केंद्र स्तर पे अलग सरकार हो, राज्य स्तर पे अलग सरकार हो तथा क्षेत्रीय स्तर पे एक क्षेत्रीय सरकार हो जो अपनी समस्याओं को स्वयं से खत्म कर सके। तो जो केंद्र स्तर की सरकार है उसे संघ सरकार कहा जाता है और राज्य स्तर की सरकार को प्रांतीय सरकार कहा जाता है तथा क्षेत्रीय स्तर की सरकार को नगरपालिका या पंचायत के नाम से जाना जाता है, जिसका संविधान में उल्लेख भी किया गया है। भारत के संविधान में कहता सत्ता का बंटवारा विभिन्न समूह, भाषाई और धार्मिक समूह के रूप में भी किया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि इस पे मैं बेल्जियम के एक और आकर्षित करूंगा आप लोगों को कि वहाँ पे क्या हुआ था कि एक सामुदायिक सरकार की व्यवस्था की गई थी। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था की गई थी जो क्षेत्रीय स्तर की जो भाषाई समस्याएं थी, जो धार्मिक समस्याएं थे, उन्हें सॉल्व करने का ये काम करती थी। अब क्या है कि यहाँ एक पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगे। कहने का मतलब क्या है कि इसमें सभी लोगों को सहभागिता दी जाती है क्योंकि इससे उन्हें यह न लगे कि हमें शासन से बेदखल कर दिया गया है। तीसरा क्या है, तो कहा जाता है कि सत्ता बंटवारे का एक रूप विभिन्न प्रकार के दबाव समूह आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के लक्ष्य कर सकते हैं। अब क्या है कि लोकतंत्र का एक विशेषता है कि वहाँ के देशों में चुनाव किया जा सके जहाँ लोकतंत्र स्थापित है। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि विभिन्न पार्टी अपने अपने लिए चुनाव लड़ती है और सत्ता की साझेदारी में एक दूसरे को टक्कर देती है। तो यहाँ क्या है, इस बात से यह अनुमान लगाया जाता है कि सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक समूह के पास नहीं रह सकती, क्योंकि पार्टी में क्या होता है कि लोग सभी धर्म से, सभी जाति से और सभी क्षेत्र से आते हैं और ये उनकी समस्याओं को देश के पटल पर रख सकते हैं। तो इस पर भी एक हाईलाइटेड किया गया, एक बड़ी समय अवधि पर गौर पाए तो सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती जाती रही है। अपने भारत देश में ही देखने को लिए मिलता है। यह लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखा गया है। तो ये था सत्ता की साझेदारी से संबंधित कुछ टॉपिक जिसको मैंने कवर किया है और आप लोग को समझाने का प्रयास किया। अगर एक बात और, ये जितने भी हाईलाइटेड किए गए हैं ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसको नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हैं या वीडियो को स्लो करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या नहीं तो आप मेरे वीडियो को बार बार देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको नोट कर लेंगे तो आप 2-4 बार वीडियो देख लीजिए और उसको नोट करने के बाद इसको पढ़ लेंगे तो यह आपके लिए हमेशा आपके पास रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को आप लोग देख सकें।